हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्मी हस्तांतरण या फिर हीट ट्रांसफ़र की सबसे तेज़ प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो हीट ट्रांसफ़र की जो सबसे तेज़ प्रक्रिया होती है वह होती है विकिरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। जो सन होता है, सन की रेज अर्थ तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किसके अनुपातिक कारक होती है। तो अनुपातिक कारक होती है, तो आप ऐसे देख सकते हैं क्यू डॉट इक्वल्स होता था एच ए डेल्टा टी। एच ए डेल्टा टी होता है। तो इसमें एच होता है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता है। एच ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और टी होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यहाँ पे होता है क्यू डॉट है, मतलब इसको बोलते हैं हम हीट ट्रांसफ़र रेट। तो टाइम के पर टी हो जाएगा, मतलब पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे ऊपर में तो टी की प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब देखते हैं जितने भी इसमें ऑप्शन दे के रखे हैं। तो ऑप्शन में दे के रखा है कि किसके किसके अनुपातिक है। गर्मी के प्रवाह के समय टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया, सही है। पारगमन का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात में है, एच ए डेल्टा टी, ठीक है, ए के प्रोपोर्शनल है। ताप की प्रवणता या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट उसकी भी प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों ही सही होंगे, मतलब ऑल ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के साथ 1 ग्राम वाष्प के साथ मिलाया जाता है, तब 100 डिग्री सेल्सियस थर्मल संतुलन के बाद मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है तो इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदर्श सुचालक या फिर आइडियल कंडक्टर का ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा। तो आइडियल कंडक्टर है, उसका हम थर्मल रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर है तो इसको मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आइडियल है तो टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए। कुल मिला के ये हो गया। तो रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर का। तो अगर आइडियल है तो ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो उसमें प्रतिरोध जो है ये, अगर आइडियल कंडक्टर है तो 0 हो जाएगा, 0 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यों एक झील सर्दियों में भी अंदर स्थिर नहीं होता है, मतलब जमा नहीं होता है। जो आइडियल कंडक्टर वाला तो हो गया। जो एक झील है सर्दियों में अंदर की तरफ क्यों नहीं जमती है, भले ही सतह जम जाती है। तो सतह अगर झील की जम गई है लेकिन अंदर का पानी नहीं जम पाता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये होता है कि इसका बर्फ़ की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है बर्फ़ की, वह सबसे कम होती है। मतलब सॉलिड में सबसे कम होती है, और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स की कंडक्टिविटी, फिर लिक्विड की, फिर सबसे कम कंडक्टिविटी होती है गैस की। ऐसे ये ऑर्डर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ऐसे ये इस टाइप से कंडक्टिविटी रहती है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर ये सॉलिड है लेकिन सॉलिड में जो बर्फ़ है इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है, तो अगर कंडक्टिविटी कम है तो ये हीट को अंदर जाने ही नहीं देगी, मतलब हीट लॉस होने ही नहीं देगा, नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा और ऊपर से नीचे नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होती है उसके नीचे पानी जमी अवस्था में नहीं रहता है झील में। नेक्स्ट है, एक खाना पकाने का बर्तन काला है क्योंकि जो खाना पकाने का बर्तन होता है वह काले कलर का क्यों रखा जाता है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, जो ब्लैक कलर होता है ये हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है काले बर्तन की सबसे ज़्यादा होती है। अवशोषण क्षमता जो है काले बर्तन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, और अगर ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा तो ये खाना पकाने के लिए तो बेस्ट मेथड है कि ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करे। अगर अवशोषित कर लिया तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो काले कलर के रखे जाते हैं, उसका जो बेस होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, जो विशिष्ट ऊष्मा है यह क्या होती है,
आपको ये बताना है। तो हम देखते हैं Q इक्वल्स होता है MC डेल्टा टी। आपने भी ये पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। तो MC डेल्टा टी होता है Q इक्वल्स। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। इसमें से कौन सी है? C है। C को हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू M हो जाएगा नीचे में ही। ये C इक्वल्स इतना बनेगा। अब Q इक्वल्स C इक्वल्स Q अपन डेल्टा टी इंटू M। तो यहाँ से क्या बन रहा है? C वो मात्रा है या वह राशि है जिसका यूज़ 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए नहीं, जिसकी हीट 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, या फिर इसको ऐसे परिभाषित करें, एक पदार्थ के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है वैक्यूम में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर गर्मी कैसे खोएगा। तो अगर वैक्यूम में है कोई गर्म चीज़ तो अपनी हीट कैसे रिलीज़ करेगी। तो ये रिलीज़ करेगी विकिरण के द्वारा। जैसे सन की रेज होती हैं, जो सन की किरणें, सूर्य की किरणें होती है, या सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से। तो अगर विकिरण के माध्यम से पहुंच रही है तो सेम यहाँ भी मतलब जो वैक्यूम में अगर धातु को गर्म करके रख देंगे तो वहाँ भी वैक्यूम है। तो अगर वैक्यूम से रिलीज़ करना है तो विकिरण या फिर रेडिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बर्फ़ का एक खंड। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। गर्मी विकिरण नहीं कर सकता। गर्मी विकिरण कर सकता है लेकिन गर्मी को अवशोषित नहीं कर सकता। गर्मी को अवशोषित कर सकता है लेकिन गर्मी को विकिरण नहीं कर सकता। विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है बर्फ़ का एक टुकड़ा। 10वां प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होगी जब अगर वह ठोस से किसी बन रहा है, ठोस से तरल में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर ठोस से तरल में परिवर्तित होता है तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, ऐसे ये कर्व बनता था इस टाइप से और इस टाइप से। तो यहाँ लिक्विड होता था, यहाँ पे सॉलिड होता था, यहाँ लिक्विड होता था और यहाँ पे गैस होता था। तो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया तो संवहन हो जाता था, जो कि आपने पढ़ा होगा कपूर का संशोधित कैसे करते हैं कपूर को। तो कपूर में क्या होता था? संवहन, ऊर्ध्वपातन, माफ़ कीजिएगा, ऊर्ध्वपातन होता था। तो ये डायरेक्ट सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी जो ठोस है तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होगी जब वह, तो